नमस्कार, मैं पिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें पिछले हफ्ते हमने क्लास में कहां इसको छोड़ा था और आगे क्या आज खास है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है। अमृत उपाध्याय 007 पर ही मैं टेलीग्राम पर भी आपको मिलता हूं। यहां पीडीएफ शेयर्स होते हैं टेलीग्राम पर। इंस्टा पर आप चाहे तो मुझे जोड़ सकते हैं अपने लिस्ट में। चलिए, आज सी ऑफ दिस वीक में बात करेंगे अरब सागर की। अरब सागर जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे और पहले से भी जानते हैं कि ये इंडिया है और इंडिया के एक तरफ पश्चिम में अरब सागर है जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इसका शेप कैसा है ये यहीं पर देख लीजिए। ये पूरा अरब सागर है, यहां से इस तरीके के शेप में है अरब सागर। ठीक है, तो एक तरफ तो ये कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है इसके बिल्कुल नॉर्थ से, और ये जो कोण बन रहा है ऐसा, यहां ये भूमध्य रेखा को भी टच करती है। ठीक, हिंद महासागर का पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था हिंद महासागर के बारे में। आइए इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए देख लेते हैं। अगर इसके किस तरीके से इसके आसपास कंट्रीज हैं और कॉन्टिनेंट हैं, पेनिनसुला हैं, उसकी बात करें तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप आपको दिख रहा है इसके उत्तर और पूर्व में। ठीक है, फिर पश्चिम में देखेंगे ओमान और यमन, ये किसका पार्ट है? ये अरब पेनिनसुला के पार्ट है। तो भारतीय उपमहाद्वीप, अरब पेनिनसुला, ठीक है। इधर सोमालिया वाला हिस्सा यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा। तो कंट्रीज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम ऐसे देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप इसके उत्तर और पूर्व में है, इसके पश्चिम में अरब पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और दक्षिण में जो हिंद महासागर का शेष हिस्सा है वो है। अब कंट्रीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं। एक तो इंडिया है अपना, ठीक है, फिर पाकिस्तान, यहां पर ईरान है, ठीक है, ओमान, यमन। अब यहां आपको ध्यान ये रखना है कि ये ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, और ये है फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट है। ठीक है, तो एक आर्म की तरह अरेबियन सी के, अरब सागर के एक आर्म की तरह ओमान की खाड़ी है और हॉर्मुज स्ट्रेट होते हुए फारस की खाड़ी भी है। हालांकि बहुत कुछ सोर्सेज ऐसा भी मानते हैं कि फारस की खाड़ी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो सोर्सेज हैं ये मानते हैं कि अरब सागर का ही एक आर्म है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसी तरीके से आप यहां पर देखें तो ये अदन की खाड़ी, ये भी इसका आर्म है, और यहां बाबल मानदेव स्ट्रेट है और ये रेड सी है। तो रेड सी को इसका पार्ट नहीं मानते, रेड सी अरब सागर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, अदन की खाड़ी, ये सब इसके आर्म में आते हैं। ठीक है, तो अब अगर कंट्री की बात करें तो यहां इंडिया है ही, पाकिस्तान है, यहां ईरान है, ठीक है, और फारस की खाड़ी के जरिए ये इराक थोड़ा सा, फिर कुवैत, सऊदी, यहां पर कतर, यहीं एक छोटा सा और कंट्री है बहरीन, यूएई, ये सब इससे टच करते हैं। ठीक है, तो ईरान आपको पहले से पता है, यहां इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, कतर, बहरीन और यूएई, ये सब फारस की खाड़ी के जरिए इसके तट से सटे हुए हैं। फिर ओमान पश्चिम में, यमन, ठीक है, सोमालिया, और साउथवर्ड देखिएगा तो आपको दिखेगा मालदीव, ये सब अरब सागर के किनारे हैं। ठीक,
अब इस मैप में देखिए इसकी जो तटीय जो सीमांत जल निकाय हैं, मार्जिनल वाटर बॉडी, वो क्या क्या है। मार्जिनल वाटर बॉडी की बात करें, इस तरह से है अरब सागर, ठीक है। मार्जिनल वाटर बॉडी की बात करें तो एक तो गल्फ ऑफ ओमान, इंडिया की तरफ देखिएगा तो गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जो इसका आर्म भी है, और सीमांत जल निकाय भी बोलेंगे इसको। और यहां आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, हॉर्मुज स्ट्रेट है, और ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, तो फारस की खाड़ी भी इसके सीमांत जल निकाय में आएगा। गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, ठीक है। फिर इस तरफ एक सी आपको दिख रहा है, लक्षद्वीप सागर, ये सब इसके सीमांत जलीय निकाय हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से द्वीप हैं इसके अरब सागर में फैले हुए हैं। तो एक द्वीप है कराची के पास, देखिए पाकिस्तान का द्वीप है, जिसको बोलते हैं अस्तोला, नॉर्थ में है, ऑब्वियसली उत्तर में है। फिर हमारे यहां एक द्वीप आपको पता है, लक्षद्वीप, ठीक है। अरब सागर के पश्चिम में देखेंगे तो ओमान का एक द्वीप है मसीरा, और यमन का एक द्वीप है सोकोत्रा। तो ये चार महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको अरब सागर में पता होना चाहिए। लक्षद्वीप जो आप कभी नहीं भूलेंगे, पाकिस्तान का अस्तोला, ओमान का मसीरा, और यमन का सोकोत्रा, ये चार द्वीप हैं, ठीक है। ये आप अपने आउटलाइन मैप पर मार्क भी कर लेंगे। और मालदीव आपको दिख रहा होगा कि दक्षिण में अरब सागर के मालदीव की स्थिति है, ठीक है। चलिए अगर नदियों की बात करें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं इसमें, तो आपको पता है कि भारत की तरफ से अरब सागर में कम नदियां गिरती हैं, ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और भारत की तरफ से अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम गिने चुने हैं, महत्वपूर्ण नदियों के नाम जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहला नर्मदा, इसके ऊपर एक छोटी सी नदी माही दिख रही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी है, और इसकी खासियत क्या है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये बीच में नर्मदा नदी है, और ये है तापी नदी। तो 3 महत्वपूर्ण नदियां तो यहीं पे हो गई। चौथी महत्वपूर्ण नदी है पेरियार, ठीक है। माही, नर्मदा, तापी और पेरियार। और जो सबसे बड़ी नदी है अरब सागर में गिरने वाली, वो आपको पता है ऑलरेडी, इंडस नदी, सिंधु नदी। तो ये 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ये आपको ध्यान पे रखना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जलमार्गों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंड्रिया से कराची, इलियट से बेरूत, कांडला से सितवे, पारादीप से चटगांव, उपर्युक्त में से कितने जलमार्गों का अनुसरण करने पर किसी जलयान को अरब सागर से होकर गुजरना होगा? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो एक एक करके देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट में, यह है अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया से अगर आपको जाना है कराची, तो कराची सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अरब सागर से तो होकर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि कराची अरब सागर की ही तट पर है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया से आप जाएंगे पहले भूमध्य सागर में, यह भूमध्य सागर है। फिर स्वेज नहर पार करेंगे, स्वेज की खाड़ी, यह स्वेज की खाड़ी है। स्वेज की खाड़ी के बाद आप आएंगे रेड सी में, लाल सागर में। लाल सागर के बाद यहां पर बाबल मानदेव स्ट्रेट है, बाबल मानदेव स्ट्रेट है।
जल संधि। फिर यहां से एंटर हो जाता है, आप अरब सागर में जाएंगे और अरब सागर से पहुंचेंगे कराची। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, अगर अलेक्जेंड्रिया से कराची जाना है तो ऑब्वियसली अरब सागर से होकर गुजरना होगा, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इलियट से बेरूत। देखते हैं इलियट से बेरूत कहां है। इलियट है इजराइल का पार्ट, ठीक है, एक पोर्ट है वहां। यहां से अगर आपको जाना हो बेरूत, लेबनान की राजधानी, यहां पे बेरूत है, तो कैसे जाएंगे? अरब सागर से कोई लेना देना नहीं है, यहीं से सुएज नहर होते हुए, सुएज की खाड़ी और सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर में, और फिर बेरूत पहुंच जाएंगे। तो दूसरे ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। फिर है कांडला से सितवे, यानी गुजरात से लेकर म्यांमार। तो कांडला आपको पता है, गुजरात का नाम आते ही, जैसे मैंने कहा कराची आते ही आपको याद आ जाएगा कि भाई ये अरब सागर के तट पर है। कांडला की बात करेंगे तो ये भी अरब सागर से सटा हुआ है, ठीक है। कांडला गुजरात से आप चले, पूरा अरब सागर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और फिर आप बे ऑफ बंगाल में दाखिल होंगे। बीच में हिंद महासागर का जो शेष हिस्सा है उसको करते हुए, लक्षद्वीप सागर क्रॉस करते हुए, और फिर आप बे ऑफ बंगाल में दाखिल होंगे और फिर आप म्यांमार में पहुंचेंगे सितवे। सितवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपको मैंने जब पढ़ाया था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उसमें भी सितवे का जिक्र आया था। तो कांडला से सितवे ये बिल्कुल ठीक है, अरब सागर से होकर गुजरना पड़ेगा। और पारादीप से चटगांव, पारादीप से चटगांव जाना हो तो उड़ीसा के पारादीप से आप जा रहे हैं बांग्लादेश में चटगांव, तो आपको अरब सागर जाना ही नहीं है, बल्कि बे ऑफ बंगाल में ही ट्रेवल करना है। तो ये बिल्कुल गलत है। दो सही हैं, पहला और तीसरा, तो इसलिए केवल दो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण यूरेशिया और भारतीय प्रायद्वीप के बीच टकराव के बाद हुआ था। ये आप जानते ही हैं, जब आप हिमालय वगैरह का निर्माण पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे यूरेशियन प्लेट से इंडियन जो पेनिनसुला का प्लेट है जाकर टकराया था, और जाकर टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था, और उसी क्रम में अरब सागर का भी निर्माण हुआ था। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों से समृद्ध है, ये बिल्कुल बात सही है। इसकी तुलना में बंगाल की खाड़ी की लवणता अधिक दर्ज की जाती है, ये गलत है स्टेटमेंट। बंगाल की खाड़ी की लवणता इसकी तुलना में अधिक नहीं है, बल्कि अरेबियन सी की लवणता ज्यादा है, इसकी लवणता कम है इसकी तुलना में। एक वजह आप जो समझ पा रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ तो ज्यादातर फ्रेश वाटर की जितनी नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं, ठीक है, इधर बहुत कम नदियां गिरती हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहां बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म है इधर, ठीक है, अरब पेनिनसुला आप देख ही रहे हैं, तो वाष्पीकरण ज्यादा है, और फ्रेश वाटर का जो इंटेक है यहां पर, जो गिरती हैं नदियां वो बहुत कम है, इसलिए यहां पर लवणता ज्यादा होगी, न कि बंगाल की खाड़ी में। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और केवल दो इसका सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला, त्रिपुरा सरकार ने बीते दिनों पूरे राज्य के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में यह आया हुआ था। भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण जनहानि हुई, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान को देखते हुए कदम उठाया गया। इस आपदा में डूबने और भूस्खलन के चपेट में आने से 32 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल और लापता हो गए। तो त्रिपुरा में बेसिकली आपदा की स्थिति, प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो गई, और त्रिपुरा को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैच 3 दिसंबर तक SIP बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है। सक्सेस इन प्रीलिम्स, तो जो लोग सुबह 8 बजे का ये बैच है, जो लोग भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये SIP का बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। और ध्यान रखिए ये फाउंडेशन बैच नहीं है, P2I बैच अलग है। P2I बैच 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है, 2026 के लिए भी, 2027 के लिए भी, यानी लॉन्ग टर्म भी और फाउंडेशन भी। तो उस बैच से अलग है ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच। सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच में सिर्फ वही लोग एडमिशन लेंगे जो 2025 के लिए रिवीजन मोड में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, ऑलमोस्ट उनका बिग 4 खत्म हो चुका है, तो वो इसमें एडमिशन अगर लेंगे, इसमें क्लासेस होंगी और साथ में 75 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे
क्लासेस को स्टैटिक और डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स वाले पार्ट और स्टैटिक को मिलाकर टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा और उन्हीं टॉपिक्स पर आपके टेस्ट होंगे 50 क्वेश्चन के। 1 घंटे में आपको आंसर करना होगा। इस तरीके से करीब करीब 4000 के करीब क्वेश्चंस आप सॉल्व करके तब जाएंगे पीटी के एग्जाम में। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो अमृत लाइव कोड यूज कर सकते हैं या किसी भी अपने पसंदीदा फैकल्टी का कोड यूज कर सकते हैं। कोड यूज करने पर यह आपको 5,999 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है भारत के। यह है त्रिपुरा। अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तो इसका बॉर्डर लगा हुआ है असम से, ठीक है, यह असम है। दूसरा मिजोरम से। तो 2 ही भारतीय राज्य हैं जिससे इसका बॉर्डर लगता है, असम और मिजोरम। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तीनों तरफ से आप देखेंगे ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस तरीके से ये पूरा बांग्लादेश है। तो 3 तरफ से तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। असम और मिजोरम से, भारतीय राज्यों की बात करें तो असम और मिजोरम से इसका बॉर्डर लगता है। अगर पहाड़ी की बात करेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्वी हिस्से में, त्रिपुरा के पूर्वी हिस्से में त्रिपुरा हिल्स है, ठीक है, इसका फैलाव है। और त्रिपुरा हिल्स से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए, एक नदी है गोमती नदी, त्रिपुरा हिल्स से ही निकलती है गोमती, जो बांग्लादेश में मेघना की सहायक नदी है। तो बांग्लादेश में जाकर ये मेघना से मिल जाती है और इस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। त्रिपुरा हिल्स से ही निकलती है, मेघना की सहायक नदी है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एक नदी है खोवाई नदी, ये भी त्रिपुरा हिल्स से निकलती है। ये कुशियारा की सहायक नदी है, बांग्लादेश में जाकर कुशियारा से मिल जाती है, कुशियारा की सहायक। और एक और नदी है मनु नदी, ये भी त्रिपुरा हिल्स से निकलती है, ये भी कुशियारा में मिलती है। तो खोवाई नदी और मनु नदी ये दोनों कुशियारा की सहायक नदी हैं और कुशियारा मेघना की सहायक नदी है। तो कुशियारा किसकी सहायक नदी है? मेघना की। यानी 3 नदियों की बात हम कर रहे हैं। एक गोमती नदी जो मेघना की सहायक नदी है, त्रिपुरा हिल से ही निकलती है। त्रिपुरा हिल से ही 2 और नदियां निकलती हैं, खोवाई नदी और मनु नदी, जो जाकर मिलती हैं कुशियारा नदी में। और कुशियारा नदी मेघना की सहायक नदी है, तो कुशियारा जाकर मिलती है मेघना में, ठीक है। इसके बाद एक नदी है फेनी नदी, ये भी त्रिपुरा हिल्स से ही निकलती है और ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। इस नदी का नाम है फेनी नदी। ठीक, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको जानना चाहिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पर। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसी एक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से किससे किसी एक के साथ सीमा साझा नहीं करता? और 4 ऐसे स्टेटमेंट ऑप्शन दिए हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय, ठीक है। तो देखिए, बांग्लादेश मेघालय के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ सीमा साझा करता है और त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। मिजोरम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। लेकिन मणिपुर को देखिए, या आपसे पूछ दिया जाए नागालैंड, या आपसे पूछ दिया जाए अरुणाचल, ठीक है, ये सब सीमा साझा नहीं करते हैं बांग्लादेश के साथ। जबकि इधर असम, वेस्ट बंगाल, ठीक, फिर असम 2 जगह से, यहां से भी और यहां से भी, बीच में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
ध्यान एक और रखिएगा कि अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम की पोजीशन नेपाल इधर, इधर भूटान, इधर चाइना, लेकिन सिक्किम सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश से। तो इधर सिक्किम हो गया, इधर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सीमा साझा नहीं करते। जबकि मिजोरम को देखिएगा तो ये म्यांमार, ये सब किससे सीमा साझा कर रहे हैं? म्यांमार से। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। मिजोरम म्यांमार से भी सीमा साझा कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर लौटिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ, किसी एक के साथ सीमा साझा नहीं करता। भाई असम के साथ तो करता ही, मिजोरम मैंने जैसा बताया कि दोनों तरफ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी। मेघालय तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता ही है। मणिपुर ऐसा राज्य है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये सब म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कौन सा या से बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या करते हैं? अभी अभी मैंने आपको आंसर बताया है इसका। देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। नागालैंड सिर्फ म्यांमार के साथ, आपको पता है, अभी अभी दिखाया मैंने। असम बांग्लादेश के साथ, यानी म्यांमार के साथ नहीं। मणिपुर म्यांमार के साथ, मिजोरम दोनों के साथ, और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। इसका मतलब केवल 4, मिजोरम सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मैप पर भी देख लीजिए, यही है मिजोरम जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए अगली खबर पोलैंड को लेकर है। इस साल भारत और पोलैंड के राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। न्यूज एट 9 में भी हमने इसको कवर किया था। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे। इस दौरान वे पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय उन्होंने बैठक की, ठीक है, और उसके बाद पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो गए। तो पोलैंड के बारे में जान लेते हैं, पोलैंड के बारे में क्या चीजें खास हैं। देखिए पोलैंड की जो स्थिति है यूरोप में, ये पोलैंड है। ठीक, तो पोलैंड के उत्तर में इधर बाल्टिक सागर का फैलाव है। एक तरफ से तो पोलैंड बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, यहां बाल्टिक सागर है पूरा। ये बॉर्डर की बात करें तो ये रशिया का पार्ट है, कैलिनिनग्राद जिसको बोलते हैं, कैलिनिनग्राद के जरिए रशिया के साथ ही सीमा साझा करता है। फिर लिथुआनिया, ये लिथुआनिया हो गया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। दक्षिण में देखिएगा स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, और पश्चिम में इसके है जर्मनी। ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बारे में आप जानते ही हैं कि जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तो तात्कालिक कारण बना था यह द्वितीय विश्व युद्ध का। तो पश्चिम में इसके जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है इधर, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण में स्लोवाकिया दिख रहा है, फिर यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और कैलिनिनग्राद के जरिए रशिया, और नॉर्थ में बाल्टिक सागर, यही इसके बॉर्डर। ठीक है, अब इसके पहाड़ों और मैदान को देख लीजिए। पोलैंड के अगर पहाड़ और मैदान की बात करें तो पूरा उत्तरी इलाका जो इसका है ये पूरा मैदानी इलाका है, और ये मैदानी इलाका उत्तरी यूरोपियन मैदान का हिस्सा है, उत्तरी यूरोपियन मैदान का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं पोलिश प्लेन या फिर पोलैंड का मैदान, पोलिश प्लेन। थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो अपलैंड है, पोलैंड अपलैंड। ठीक है, और थोड़ा दक्षिण में देखेंगे टाट्रा माउंटेन्स है, टाट्रा की पहाड़ियां या टाट्रा माउंटेन्स। ये टाट्रा माउंटेन्स जो है ये कार्पेथियन का पार्ट है।
तो कार्पेथियन का सबसे ऊंचा हिस्सा जो है वो टाट्रा माउंटेन्स है। ये कार्पेथियन है, कार्पेथियन का फैलाव है पूरा, कार्पेथियन के पूरे विस्तार के बीच कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है कार्पेथियन। और कार्पेथियन में हम बात कर रहे हैं, ये पोलैंड है और यहां पर टाट्रा माउंटेन्स है। तो इस पूरे कार्पेथियन का सबसे ऊंचा हिस्सा जो है वो टाट्रा माउंटेन्स है, ठीक है। और एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं सुडेट्स, ठीक, ये कार्पेथियन का पार्ट नहीं है। तो ये सारा इसका ब्यौरा लेने के बाद अब नदियों को देख लीजिए। नदियां कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, नदियों की अगर बात करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं पोलैंड की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली नदी तो यहां से टाट्रा माउंटेन से ही निकलती है और इस नदी का नाम है वित्सुला। विस्तुला, विस्तुला नदी कुछ इस तरीके से प्लेन होते हुए और यहां से घूम जाती है, ये जाकर गिरती है विस्तुला नदी बाल्टिक सागर में, ठीक है। यहां से नॉर्थवर्ड जाने लगती है और बाल्टिक सागर में इसका निकास होता है। तो टाट्रा माउंटेन से निकल के और फिर ये बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। इसी विस्तुला नदी के तट पर है इसकी राजधानी, ठीक है, वारसा। पोलैंड की राजधानी विस्तुला के तट पर है और पोलैंड की सबसे लंबी नदी विस्तुला ही है। पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। तो एक बात हो गई विस्तुला की। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ओडर। ओडर निकलती है चेक गणराज्य से और ये निकलती है सुडेट्स से, पास ही में है लेकिन सुडेट्स से निकलती है और चेक गणराज्य से निकलती है। यहां से निकलने के बाद ये चेक गणराज्य से निकलने के बाद पोलैंड में एंटर करती है और पोलैंड में एंटर करने के बाद यहां पर जाकर ये जर्मनी और पोलैंड की सीमा से होकर बहती है और जर्मनी पोलैंड की सीमा से होकर लंबे समय तक बहने के बाद ये फाइनली पोलैंड में एंटर करके बाल्टिक सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये पूरा बाल्टिक सागर है। दोनों नदियां विस्तुला भी और ओडर, दोनों नदियां जाकर बाल्टिक सागर में गिरती हैं और दोनों आसपास से ही निकलती हैं। विस्तुला निकलती है टाट्रा से और ओडर निकलती है चेक गणराज्य से, सुडेट्स से। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी है वार्टा, जो निकलती है पोलैंड अपलैंड से, ठीक है। ये ओडर की सहायक नदी है। तो ये गई, इसी वार्टा में ही ये नदी आकर मिल रही है। वार्टा आगे जाकर जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर जाकर मिल जाती है किससे? ओडर से। तो ओडर की सहायक नदी है वार्टा, ठीक है। और यहां मिल गई तो इसके साथ ही फिर बाल्टिक सागर में। तो इस तरीके से इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। आइए सवाल देख लें। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। डेनमार्क, बेलारूस, एस्टोनिया, रूस, रोमानिया। कितने देशों की सीमा बाल्टिक सागर के साथ लगती है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो सी दिस वीक के अलावा एक सी के बॉर्डर्स हम अभी देखेंगे। बाल्टिक सागर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में डेनमार्क, ये स्वीडन, ठीक है, इधर फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक देश 3 हैं। कौन कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जो बाल्टिक सागर के तट पर हैं। बाल्टिक सागर से सटे हुए 3 नॉर्डिक कंट्री हैं। फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक देश। 3-3 के क्रम में याद रखिए। डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, 3 ये हो गए। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, 3 ये हो गए। और 2 मध्य यूरोपीय देश हैं, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो इसका आर्म है, इसके जरिए रशिया यहां है और यहां कैलिनिनग्राद के जरिए रशिया यहां है। तो अब बॉर्डर्स कौन कौन से हो गए? 3, 3, 6 और 3, 9। कैसे? 3 ये हो गए डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज। 3 बाल्टिक, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, और जर्मनी, पोलैंड और रशिया। ये 9 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक कंट्रीज बाल्टिक सागर से अपना तट साझा करती हैं। और ऑब्वियसली जो बोथनिया की खाड़ी है और फिनलैंड की खाड़ी, ये दोनों, और रीगा की खाड़ी, तो 3 आर्म हैं इसके। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी भी बाल्टिक का पार्ट है, फिनलैंड की खाड़ी भी बाल्टिक का पार्ट है, और रीगा की खाड़ी भी बाल्टिक का पार्ट है। तीनों आर्म हैं इसके। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब देखिए, कह रहा है डेनमार्क, बेलारूस, एस्टोनिया, रूस, रोमानिया, कितने देशों की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है? तो रूस की लगती है, अभी अभी आपने देखा। ठीक है, डेनमार्क की भी लगती है और एस्टोनिया की भी लगती है। डेनमार्क, ठीक है, रूस और एस्टोनिया, यहां एस्टोनिया है, 3 का लगता है। तो केवल 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ऐसा ही सवाल 2024 में ही यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा प्रीलिम्स में। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ, नॉर्थ सी के साथ लगती है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2024 का ही सवाल है, पहले भी मैंने सॉल्व कराया है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब मैंने न्यूज एट 9 में आपको एक खबर बताई थी, प्रेगनेंसी स्कैम की वजह से नाइजीरिया इस हफ्ते बेहद चर्चा में रहा। इसके अलावा भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। बीते दिनों यहाँ के पूर्वोत्तर राज्य योबे में बोको हराम इस्लामी चरमपंथियों ने एक गांव पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, तब भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में हाल ही में भारी बारिश हुई थी, उसके कारण बाढ़ आई और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग, हजारों लोग विस्थापित हुए, इसके चलते भी ये न्यूज में था। और हालिया समय में नाइजीरिया आर्थिक संकट पर दोहरे अंकों की मुद्रा स्फीति से भी जूझ रहा है, इसलिए भी ये खबरों में था। तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी अहम है, आपको जानना चाहिए नाइजीरिया का। चलिए, नाइजीरिया की अगर बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका का ये देश है और नाइजीरिया अफ्रीका में पोजीशन जो है इसकी, इसके अगर बॉर्डर कंट्रीज की बात करेंगे तो 4 कंट्रीज इससे लगते हैं। पश्चिम में इसके बेनिन है, नाइजर नॉर्थ में, चाड उत्तर पूर्व में और कैमरून, यही 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सा है? एक बेनिन, नाइजर, चाड, थोड़ा सा यहां लगता है, और ये जो दिख रहा है ये सब कैमरून है, तो चौथा कैमरून है। और यहां है गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर का गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक, ये भी इसके साथ, इसके तट पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया के अगर प्लेटू की बात करें तो जोस प्लेटू, जॉस प्लेटू, जॉस पठार इसके मध्य में है लगभग, और ये टीन के खनन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, टीन के खनन के लिए इसका बहुत ज्यादा नाम आता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब कैमरून के साथ बॉर्डर वाले एरिया को देखेंगे तो माम्बिला प्लेटू, माम्बिला पठार और मंडारा माउंटेन्स, मंडारा माउंटेन्स, बीऊ प्लेटू, बीऊ पठार। तो देखिए, जॉस, बीऊ, माम्बिला, ये 3 पठार हैं, जॉस, बीऊ पठार और माम्बिला पठार, और मंडारा माउंटेन्स हैं। ठीक, नदियों की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण नदी है नाइजर, एक महत्वपूर्ण नदी है बेन्यू, जो कि नाइजर की ही सहायक नदी है। तो आइए देख लेते हैं।
बेन्यू नदी निकलती है कैमरून से और फिर एंटर करती है नाइजीरिया में, और बेन्यू नदी इस तरीके से फिर बहती हुई आगे जाकर मिल जाती है नाइजर में। तो नाइजर की सहायक नदी है बेन्यू रिवर, जो कि महत्वपूर्ण रिवर है, बेन्यू नदी, और ये नाइजर है। ठीक है, नाइजर रिवर 2 बार डेल्टा बनाने के लिए फेमस है, और नाइजर नदी निकलती है गिनी से। गिनी से निकलकर ये एंटर करती है माली में, और यहां मसीना के पास, मसीना में ये एक इंटरनल डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिए, ये मुहाने पर डेल्टा नहीं है, मुहाने पर भी डेल्टा बनाती है, लेकिन ये अंतःस्थलीय डेल्टा है। तो मसीना में ये अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है माली में, और इसलिए भी इसका नाम है। ठीक है, गिनी से निकलने के बाद माली में अंतःस्थलीय डेल्टा बनाने के बाद फिर ये साउथवर्ड जाती है और नाइजर में एंटर करती है। नाइजर में एंटर करने के बाद ये बेनिन है इधर, और बेनिन और नाइजर के बीच सीमा बनाते हुए ये नाइजीरिया में एंटर करती है, और फिर नाइजीरिया में डेल्टा बनाकर ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण नदियां नाइजीरिया की आपको जाननी चाहिए। आइए सवाल देख लें। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित जिगावा, अदामावा और तराबा का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन है? नाइजीरिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, साहेल क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम जनजाति, यूक्रेन द्वारा रूस के कब्जा किए गए क्षेत्र, या फिर अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी में स्थित झील। मैंने बताया कि बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नाइजीरिया चर्चा में था, तो जिगावा, ठीक है, अदामावा और तराबा ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहे हैं नाइजीरिया के, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नाइजीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तरी भाग सवाना जलवायु से प्रभावित है। घनी आबादी वाला इसका दक्षिणी डेल्टाई क्षेत्र तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका अधिकांश दक्षिणी क्षेत्र बोको हरम इस्लामी चरमपंथी समूह से प्रभावित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रश्न का और 2024 वाला जो मैंने आपसे सवाल पूछा है नॉर्थ सी वाला, इन दोनों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। मैं चेक करता हूं कितने लोगों के सही हो रहे हैं। तो अगले एपिसोड में, अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और अगली बार देखेंगे कि सीधे इस वीक में क्या है, और इस प्रश्न का भी उत्तर अगले एपिसोड में निकालेंगे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।